हे एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस हमने मैरिटल ऑर्डिनरी गर्ल के चैप्टर 12 तक कंप्लीट कर लिए थे। सो नाउ लेट्स जंप टू द चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13, खनक और रियांश का शिमला जाना। नित्य खुश होते हुए वहाँ से जाते हुए बोलती है, मुझे बहुत सारी तैयारियाँ करनी हैं, मैं चलती हूँ। इधर रियांश कॉल ख़त्म कर खनक को अपने करीब कर उसे बोलता है, हम कल शिमला जा रही हैं, अपनी पैकिंग कर लेना, हम सुबह 8 बजे निकलेंगे। खनक अपनी नज़रें उठाकर रियांश को देखती है और अपना सिर हाँ में हिला देती है। अब आगे शिमला में अब सभी को पता चल चुका था कि रियांश शिमला आ रहा है और लगभग इस बात को सभी जानते थे कि इतना लॉन्ग टाइम के बाद रियांश शिमला क्यों आ रहा है। शिमला के वीएस मैंशन में नित्या की खुशी उछल कूद देख सब समझ गए थे कि इस घर में जल्द ही शादी की शहनाइयाँ सुनने को मिलने वाली हैं। रूही सिंघानिया जिसकी उम्र 18 साल है, वह रियांश की चचेरी बहन वह नित्या को इतना खुश देख बोलती है, नित्या दीदी भाई को आने तो दो, तब पता चलेगा ना आपकी शादी होगी या नहीं। आप तो अभी से तैयारियों में लग गई हो। दरअसल नित्या अपने लिए डिज़ाइनर लहंगा देख रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी। जब वह यह बात सुनती है तो कहती है, मैं तुम्हारी दीदी नहीं हूँ, कितनी बार बोला रूही, मैं तुम्हारी भाभी हूँ तो मुझे दीदी कह कर मत बुलाया करो। रूही थोड़ा इरिटेट होकर बोलती है, लेकिन अभी तक बनी तो नहीं, पहले पहले भाभी बनो तो सही। नित्या कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, हाँ तो बहुत जल्द तो मुझे भाभी कहकर बुलाऊंगी और वह टाइम ज़्यादा दूर नहीं है। बोलते हुए वह फिर से अपना मोबाइल स्क्रॉल करने लगी। इधर दिल्ली में खनक किचन में थी वह शेफ़ के साथ कुछ डिशेस बना रही थी और सीख भी रही थी। रियांश इस वक्त अपने स्टडी रूम में था और साथ में अतुल भी। दरअसल शिमला जाने का प्लान अचानक बन जाने के कारण वह लोग ऑफिस का इम्पोर्टेंट काम आज ही ख़त्म करना चाहते थे। रियांश भी चाहता था कि वह ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खाना के साथ स्पेंड करे, जिससे उन दोनों के बीच जो भी थोड़ी बहुत दूरियां हैं वह ना रहे और खनक भी उसके साथ कंफर्टेबल हो जाए। लंच अब लगभग रेडी हो चुका था। सभी सर्वेंट्स अब लंच टेबल पर लगा रहे थे। साथ में खनक भी उन सबको देख उनके साथ काम कर रही थी। खनक का पोलाइट और प्यारा नेचर सभी को पसंद आ गया था। तभी मोक्ष वहाँ आता है। मोक्ष को पता चल चुका था कि रियांश शिमला जा रहा है, इसलिए वह आया था। वह खनक को देखते हुए बोला, हेलो भाभी, कैसी हूँ आप। खनक हल्का सा मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। मोक्ष भी एक स्वीट स्माइल के साथ बोला, मैं ठीक हूँ। अब वह इधर उधर नज़रें घुमाते हुए सवाल करता है, भाभी रियांश कहाँ है। खनक बोलती है, वह स्टडी रूम में है। तभी मोक्ष डाइनिंग टेबल पर लगे डिशेस को देखकर बोला, वाह काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कहते हुए वह चेयर पर बैठ गया। तभी एक सर्वेंट खनक के पास जाके बोली, मैडम लंच रेडी है। खनक सर हिलाकर ठीक है बोली और अब वह स्टडी रूम की तरफ गई। उसे बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा था, क्योंकि कुछ वक्त पहले दोनों के बीच जो भी हुआ था उससे खनक को बहुत शर्म आ रही थी रियांश के सामने जाने में। पर फिर भी वह किसी तरह स्टडी रूम तक जाती है, जहाँ रियांश अतुल को कुछ समझा रहा था। डोर ओपन था। खनक अंदर जाती है और कुछ देर उन दोनों को बातें करते हुए देखती है। फिर धीरे से बोलती है, सुनिए, खाना टेबल पर लग चुका है, आपका काम ख़त्म हो गया हो तो लंच कर लीजिए। यह कहते हुए खनक डरी हुई थी और थोड़ी नर्वस भी। रियांश जब खनक की आवाज़ सुनता है वह अतुल को जाने का इशारा कर देता है और अतुल एक सेकंड में वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। रियांश खनक के करीब आता है और उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपका लेता है। खनक डर और शर्म से अपना सिर नीचे कर लेती है। तभी रियांश बड़े प्यार से एक हाथ से उसके चेहरे को ऊपर कर उसे बोलता है,
तुम इतना डरती क्यों हो? मैं तुम्हें डरावना दिखता हूँ क्या, जो तुम इतना डर डर के मुझसे बात करती हो और मेरे सामने देखती तक नहीं? खनक हड़बड़ाते हुए उसे जवाब देती है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कब कहा आप डरावने लगते हैं? आप तो बहुत सुंदर हो। यह सुनते ही रियांश के पेट में तो जैसे तितलियां उड़ रही थी। वह फिर से बड़े ही प्यार से पूछता है, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? यह सवाल सुन खनक शर्मा गई, लेकिन रियांश का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह पहली बार डर रहा था। उसे खनक के जवाब का इंतज़ार था। वह तो बस आस लगाए खनक के चेहरे को देखे जा रहा था। खनक की पलकें झुक गई थी। रियांश को तो जैसे ऐसा लग रहा था कि उसकी धड़कनें ही रुक जाएगी। वह फिर से खनक को एक बार बहुत ही धीमी आवाज़ में बोलता है, बोलो ना खनक। इस वक्त रियांश की पकड़ खनक पे ढीली हो गई थी। खनक जल्दी से खुद को छुड़ाते हुए भागती है और फिर दरवाजे के पास जाके वह रुकती है और पलटकर शर्माते हुए अपनी गर्दन हवा में हिलाती है और एक मीठी सी हल्की मुस्कान देती है और वहाँ से भागकर डाइनिंग एरिया की तरफ चली जाती है। रियांश तो जैसे अपनी जगह पर जम गया था। आज पहली बार उसने खनक को ऐसे रिएक्ट करते देखा था। उसके दिल की रफ्तार किसी बुलेट ट्रेन जैसे बढ़ गई थी। उसका हाथ अपने आप ही सीने पर अपने दिल के पास चला गया। उसके चेहरे पर अपने आप ही एक मीठी सी मुस्कान आ गई। वह अपने आप से ही बोला, हाय, यह लड़की किसी दिन मेरी जान ले लेगी। थोड़ी देर में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर थे। रियांश अपनी हेड चेयर पर बैठा था और साथ में खनक बैठी थी। बाकी भी साइड वाली चेयर पर एक तरफ अतुल और सामने मोक्ष बैठा था। सभी चुपचाप अपना खाना फिनिश कर हॉल में आते हैं। रियांश खनक को अपने साथ बैठाता है और दूसरे सोफे पर अतुल और मोक्ष बैठे बातें कर रहे थे। खनक उनको सुन रही थी। तभी मोक्ष बोलता है, मैं अभी शिमला नहीं आ सकता, मुझे थोड़ा इम्पोर्टेंट काम है। रियांश अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ बोला, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन सोनाली हमारे साथ जाएगी। मैं खनक को लेकर कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहता। मोक्ष उसे बोलता है, हाँ ये सही है। कुछ देर बातें करने के बाद मोक्ष अपने घर के लिए निकल जाता है और रियांश और अतुल स्टडी रूम में चले जाते हैं। अब खनक भी अपने कमरे में जाकर अपनी पैकिंग स्टार्ट कर देती है। ऐसे ही दिन बीत जाता है और दूसरे दिन सुबह 7 बजे खनक और रियांश दोनों रेडी थे। अब वह लोग एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। कुछ देर में वह लोग एयरपोर्ट पर थे। खनक यह सब पहली बार देख रही थी। वह तो बस आंखें फाड़े सब देखे जा रही थी। कुछ ही देर में वह लोग अपने प्राइवेट जेट में एंटर करते हैं। खनक पहली बार प्लेन में सफ़र कर रही थी। उसे डर भी लग रहा था, लेकिन रियांश ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। एक मिनट के लिए भी रियांश ने खनक का हाथ नहीं छोड़ा था। अब रियांश खनक को लेकर अपने प्राइवेट कैबिन में आ जाता है। वह खनक को अपनी बाहों में लिए बैठा था। खनक भी रियांश को चिपक कर बैठी थी, क्योंकि प्लेन टेक ऑफ कर रहा था। कुछ ही देर में प्लेन अपनी उड़ान भर चुका था। अब जाकर खनक को थोड़ी राहत मिलती है और वह धीरे से रियांश से अलग होकर अपनी सीट पर बैठ जाती है, लेकिन अब अभी भी वह थोड़ी डरी हुई थी। उसने अभी भी रियांश का हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ रखा था। रियांश उसे कंफर्ट करने के लिए बहुत ही प्यार से उसके पीठ और सर को सहलाता है और बोलता है, रिलैक्स जान, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। खनक को अब थोड़ी राहत मिलती है और वह शांति से बैठ जाती है। तभी रियांश उसे एक बॉक्स दिखता है। खनक बॉक्स को देखती है। वह एक मोबाइल का बॉक्स था, जो कि काफ़ी महंगा और लेटेस्ट था। अब तक खनक के पास कोई मोबाइल नहीं था। हालांकि वह अपने बड़े पापा का फ़ोन यूज़ करती थी, पर वह इतना लेटेस्ट और महंगा नहीं था।
खनक बॉक्स में से मोबाइल निकाल कर देखती है, देखते हुए कहती है, यह तो मोबाइल है, पर किसका है? रियांश एक नज़र उसे देखता है और अपनी नॉर्मल टोन में बोलता है, तुम्हारे लिए है। खनक अपना पर्सनल फ़ोन देखकर खुश भी थी। अब वह फ़ोन देखने लगती है। वह सारे फीचर्स को देखने में बिज़ी हो जाती है। करीब 1 घंटे में वह लोग शिमला लैंड हो चुके थे। एयरपोर्ट पर पहले से उन्हें पिकअप करने के लिए गाड़ियां आ चुकी थी। कुछ ही देर में वह लोग वीएस मैंशन पहुंच चुके थे। वीएस मैंशन में भी सभी लोग रियांश के आने का ही इंतज़ार कर रहे थे। जब सबको पता चला कि रियांश आ चुका है तो सभी मैंशन के बाहर आ गए। एक कार वीएस मैंशन के मेन गेट पर आकर रुकी। वह एक बॉडीगार्ड ने कार का डोर ओपन किया। उसमें से रियांश बड़ी ही स्टाइल से बाहर निकला। रियांश को देखकर नित्या बहुत ही खुश हो गई थी। वह मन ही मन सोचने लगी, अब मैं बनूंगी मिसेस नित्या रियांश सिंघानिया। रियांश सिर्फ मेरा होगा। यह कहते हुए जैसे ही वह आगे जाने वाली थी, तभी सभी ने देखा कि वह कार के दूसरे साइड जाकर डोर ओपन करता है और एक लड़की का हाथ पकड़ उसे बाहर निकालता है। यह देखकर सभी की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। सो गाइस, ये था हमारा आज का एपिसोड। सो गाइस, आगे के एपिसोड को सुनने के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय गाइस।